बहुत पुराने जमाने की बात है। खुरासान देश पर एक राजा राज करता था। वो ऐसा राजा था जिसके नाम का डर दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके महल की दीवारें बहुत ऊंची थी और हर रोज वहां दरबार लगता था। न्याय के लिए लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। उस राजा की 3 संतानें थी। एक बेटा राजकुमार आर्यन और 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम महविश था और छोटी बेटी नरगिस। राजा अपनी छोटी बेटी नरगिस से बहुत प्यार करता था। वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसका साफ दिल था। उसकी बातों में अजीब सी मिठास थी। वो हर किसी से नरमी से पेश आती, किसी को कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं देती और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। अगर कभी कोई परेशान हाल गरीब अपनी मजबूरी लेकर नरगिस के पास आता तो वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। अगर उस वक्त उसके पास देने को कुछ न होता तो कई बार वो अपने हाथ की सोने की अंगूठी उतारकर चुपचाप उस गरीब की हथेली पर रख देती। नरगिस अक्सर सिपाहियों के साथ बाजार जाया करती थी। वो बाजार का जायजा लेती, देखती कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा। इसी वजह से शहर के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे और अपनी मजबूरियां और परेशानियां उसी को जाकर बताते। नरगिस घुड़सवारी और तीर कमान में भी बहुत माहिर थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि तीर शायद ही कभी निशाने से चूका हो। एक बार महल में राजा ने एक मुकाबला रखवाया। दरबार के बीचों बीच बहुत दूर एक छोटा सा अंगूर हवा में लटका दिया गया। वो इतना छोटा था कि दूर से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। राजा ये देखना चाहता था कि उसके देश में सबसे सटीक निशाना किसका है। राजा ने घोषणा की कि जो कोई पहले ही तीर में उस अंगूर को गिरा देगा तो उसे इनाम में सोने का हार पहनाया जाएगा। कई सिपाहियों ने आगे बढ़कर कोशिश की। किसी का तीर नीचे गिर गया, कोई निशाने के पास से निकल गया, लेकिन अंगूर अपनी जगह टंगा रहा। फिर मंत्री ने भी आगे बढ़कर किस्मत आजमाई। उसने पूरी तसल्ली से कमान खींची, मगर तीर हवा ही में तैरता हुआ एक पेड़ से जा लटका। दरबार में हल्की सी खामोशी छा गई। उसके बाद बड़ी बेटी महविश भी आगे बढ़ी। उसने भी पूरी ताकत लगाई, आंखें सिकोड़कर निशाना साधा, मगर उसका तीर भी अंगूर को ना छू सका। फिर राजकुमार आर्यन की बारी आई। उसने अपनी पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन निशाना इतना दूर था कि तीर अंगूर के बिल्कुल पास से निकल गया और दूर जाकर गिरा। आखिर में छोटी बेटी नरगिस आगे बढ़ी। उसने तीर उठाया, कमान को पूरे इत्मीनान से खींचा और एक पल के लिए सांस थाम ली। फिर जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो सीधा जाकर अंगूर के बीचों बीच धंस गया। ये देख पूरा महल दंग रह गया। हर एक की आंखें हैरानी से खुली रह गई, जैसे किसी को यकीन ही न हो रहा हो। फिर अचानक दरबार में शोर मच गया। लोग नरगिस का नाम लेने लगे, उसकी तारीफें होने लगी। राजा की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर अपनी छोटी बेटी नरगिस को गले से लगा लिया और अपने हाथों से सोने का हार उसके गले में डाल दिया। राजा ने पूरे देश के सामने कहा, देखो ए लोगों, ये है मेरी सबसे बहादुर बेटी। आज इसने तीरंदाजी में सबको पीछे छोड़ दिया और साबित कर दिया कि ये मेरा ही खून है। ये सब देखकर बड़ी बहन महविश के तन बदन में जैसे आग लग गई हो। बाहर से वो खामोश खड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की आग में जलती जा रही थी। उसे अपनी छोटी बहन नरगिस से पहले ही से बहुत चिढ़ थी और आज वो नफरत और गहरी हो गई। बड़ी बहन महविश को लगता था कि महल, दरबार और पिता का दिल सब कुछ नरगिस के नाम होता जा रहा है और उसके हिस्से में बस बनावटी सहानुभूति रह गई है। छोटी राजकुमारी नरगिस महल में शहजादी बनकर ही रहती थी। शाही कपड़े, कीमती ताज और सिपाहियों का पहरा सब कुछ उसके साथ रहता था, मगर उसका दिल इन सब से अलग था। वो इतनी नरम दिल थी कि कभी कभी दासियों के बीच जमीन पर ही बैठ जाती, उनकी बातें सुनती, उनके दुख पूछती।
दासियां उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसे अपना समझती थी। किसी के घर बीमारी होती, कोई उदास होता, तो नरगिस खुद हालचाल लेने उसके घर चली जाती। कई बार तो वो चुपचाप रसोई घर तक पहुंच जाती और देखती कि किसी के हिस्से का खाना कम तो नहीं पड़ गया। महल में जब भी न्याय की बात होती, तो लोग राजा के साथ साथ छोटी राजकुमारी नरगिस का भी नाम लेते। इसी सम्मान की वजह से बड़ी बहन महविश के दिल में नफरत का जहर और बढ़ता जा रहा था। एक दिन छोटी राजकुमारी नरगिस शिकार के लिए निकली। साथ में कुछ सिपाही थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल गहराता गया, रास्ते बदलते चले गए। उसे खुद भी पता नहीं चला। शाम ढलने लगी, हवा में हल्की ठंड उतर आई थी और चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। नरगिस का दिल बेचैन होने लगा। उसके साथ बस उसका टॉमी कुत्ता था, जो हर वक्त उसके कदमों से कदम मिलाकर चलता था। चलते चलते वो थक चुकी थी और उसका घोड़ा भी अब हांफने लगा था। बहुत दूर भटकने के बाद पेड़ों के बीच उसे एक पुरानी सी कुटिया नजर आई। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, छत झुकी हुई थी, लेकिन उस वक्त वही कुटिया ही उसे आखिरी सहारा लगी। वो अंदर चली गई, टॉमी को पास बुलाया और थककर जमीन पर ही लेट गई। टॉमी उसके पैरों के पास सिकुड़कर बैठ गया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि अचानक टॉमी जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी अनजानी चीज को देख लिया हो। छोटी राजकुमारी नरगिस की आंख फौरन खुल गई। वो घबराकर उठ बैठी और धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ टॉमी? टॉमी लगातार दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा था। नरगिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे बाहर कोई साया हिल रहा हो। उसने फौरन अपनी तलवार थामी और दबे कदमों से दरवाजे के करीब पहुंची। सांस रोक के बहुत हल्की आवाज में पूछा, कौन है बाहर? अगले ही पल सामने एक नौजवान लड़का आकर खड़ा हो गया। शरीर मजबूत था, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। कपड़ों की जगह उसने अपने शरीर पर जंगल के सूखे पत्ते बांधे हुए थे। उसके हाथ में तीर कमान थी और बिना एक पल की देरी किए उसने कमान राजकुमारी नरगिस की तरफ खींच ली। ये देख राजकुमारी नरगिस की सांस जैसे वही थम गई हो। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपने डर को दबाते हुए वो बोली, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो और इस वक्त जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां अब भी तीर पर जमी हुई थी, मगर उसकी नजरें धीरे धीरे नरगिस के चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देख रहा था। जंगल की आदतों में पला बढ़ा वो नौजवान खूबसूरत लड़का अचानक जैसे उसने कोई बहुत ही अजीब सी चीज देख ली हो। राजकुमारी नरगिस की खूबसूरती ऐसी थी कि उस नौजवान लड़के की निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही थी। तीर अब भी उसके हाथ में था। वो बस राजकुमारी नरगिस को देखता जा रहा था, जैसे उस पल वक्त वही ठहर गया हो। नरगिस के चेहरे पर अभी भी डर बना हुआ था, आंखों में घबराहट थी। एक पल के लिए पूरा जंगल जैसे खामोश हो गया हो। रात के अंधेरे में उस नौजवान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई और आंखों की चमक महसूस हो रही थी। सिपाही नरगिस से बिछड़ चुके थे और इसी ख्याल ने नरगिस के दिल को और ज्यादा भारी कर दिया था। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता कि कहीं ये लड़का कोई डाकू तो नहीं है जो इस सुनसान जंगल में मुझे लूटने आ गया है। नरगिस को अपनी कीमती सोने की अंगूठी, पिता राजा की दी हुई वो सोने की माला और सिर पर रखा कीमती ताज, सब कुछ राजकुमारी नरगिस को एक एक करके याद आने लगा। उसे लगा जैसे ये लड़का इन सब चीजों के लिए ही यहां आया है और अभी वो मुझसे सब कुछ छीन कर चला जाएगा। लेकिन उसी पल राजकुमारी नरगिस हैरान रह गई जब उसने देखा कि सामने खड़ा नौजवान लड़का धीरे धीरे
अपनी तीर कमान नीचे कर रहा है। उसकी सख्त आंखों की चमक अब कुछ नरम पड़ चुकी थी। उस लड़के ने भारी गरजती हुई आवाज में पूछा, ए खूबसूरत राजकुमारी, मैं यहां तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे बस ऐसा डर लगा कि इस सुनसान जंगल में तुम किसी गलत इरादे से आई हो। मुझे और मेरे घर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम पर तीर कमान उठाया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वैसी नहीं हो। नरगिस वहीं खड़ी रही। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। थोड़ी देर बाद वो नौजवान संभल संभल कर कुटिया के अंदर आ गया। टॉमी अब भी उस पर भौंक रहा था, मानो हर पल हमले के लिए तैयार हो कि अगर ये अजनबी लड़का जरा सी भी हरकत करे या राजकुमारी नरगिस पर हमला करने की कोशिश करे तो टॉमी उसके सामने ढाल बन जाए। उस नौजवान लड़के की निगाहें कुटिया के हर हर कोने पर घूम रही थी, जैसे वह ये जानना चाहता हो कि कहीं नरगिस ने अपने पास कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े तीर कमान पर जा ठहरी। उसने बिना कुछ बोले इशारे से पूछा, ये यहां क्यों रखा है? नरगिस ने धीमी कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं राजा की बेटी हूं। सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल आई थी, मगर रास्ता भटक गई हूं। ये तीर कमान मेरा ही है, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी बात सुनकर नौजवान चुप हो गया। कुटिया के अंदर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। टॉमी अभी भी गुर्रा रहा था और बाहर बहती ठंडी हवा की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो नौजवान लड़का कुटिया के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नरगिस को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने हल्की आवाज में बात शुरू की और राजकुमारी नरगिस से उसके बारे में पूछा। उस नौजवान लड़के ने अपना नाम अरहान बताया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि नरगिस को खुद हैरानी होने लगी कि वो इस अजनबी के सामने इतना सहज कैसे महसूस कर सकती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच बहुत पुरानी दोस्ती हो। कोई ऐसी चीज थी जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। राजकुमारी नरगिस भी अरहान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। नरगिस का डर अब थोड़ा कम होने लगा था। उसने हिम्मत करके उस नौजवान लड़के से पूछा, आखिर तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों रहते हो? लड़के ने कुछ पल चुप रहकर जमीन की तरफ देखा, जैसे पुराने जख्म याद आ गए हों। फिर उसने धीमी आवाज में बताया कि वो बचपन से इसी जंगल में पला बढ़ा है। यही उसकी दुनिया है, यही उसका घर है। और फिर उसने इतना ही कहा कि ए राजकुमारी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं और मुझे किसी की मदद चाहिए। नरगिस ने पूछा, कैसी मदद? आप मुझे बताइए, मैं राजा की बेटी हूं। आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ए राजकुमारी, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। बातों बातों में कब रात गुजर गई, दोनों को पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा और पेड़ों के बीच से सूरज की सुबह की पहली किरणें कुटिया के अंदर उतर आई। पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाट जंगल में एक अजीब सा माहौल बना रही थी। नरगिस की आंख खुली। नौजवान लड़का बाहर खड़ा था। उसने नरमी से नरगिस को पास बुलाया और फिर जंगल से बाहर जाने का सही रास्ता उसे समझाने लगा। नरगिस अपने टॉमी कुत्ते के साथ धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने पलटकर उस नौजवान लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का अभी भी उसी जगह खड़ा था और बड़ी ही अजीब सी हसरत भरी निगाहों से वो राजकुमारी नरगिस की तरफ देख रहा था, मानो जैसे कोई बहुत पुराना साथी बिछड़ रहा हो। उस नौजवान लड़के के दिल में पहली बार किसी के लिए एक सच्ची मोहब्बत ने चुपचाप अपनी जगह बना ली थी। जंगल से बाहर निकलते ही नरगिस अपने महल लौट आई। जैसे ही राजा की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, उसकी जान में जान आई। उसने आगे बढ़कर नरगिस को सीने से लगा लिया, जैसे खोई हुई कोई चीज उसे वापस मिल गई हो।
पूरे महल में सुकून की सांस ली गई। लेकिन नरगिस अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसका दिल अभी भी वही अटका हुआ था, उस टूटी हुई कुटिया में, उस सुनसान जंगल में, और उस अजनबी नौजवान लड़के की चमकती हुई आंखों में। उसकी आवाज, उसकी सादगी, और जिस तरह उस लड़के ने बिना कुछ कहे नरगिस को समझ लिया था, वो सब कुछ राजकुमारी नरगिस के दिल में एक अलग ही जगह बना चुका था। नरगिस खुद नहीं जानती थी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। बस वो इतना महसूस कर रही थी कि अब महल की दीवारें उसे पहले जैसी नहीं लग रही। सब कुछ एक अजनबी सा लग रहा था। अगले दिन से नरगिस बेचैन रहने लगी। वो दरबार में बैठती तो उसकी नजर खोई सी रहती थी। वो महल की गलियों से गुजरती तो बार बार ठहर जाती। रात को सोती तो आंखें बंद करते ही वही जंगल सामने आ जाता, वही कुटिया, वही नौजवान लड़का। उसकी यादें किसी साए की तरह हर वक्त उसके साथ रहने लगी। आखिरकार जब ये बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो नरगिस ने एक दिन इरादा किया कि मैं फिर से उसी जंगल, उसी लड़के से मिलने जाऊंगी। इसलिए अगले दिन सुबह वो अपने पिता राजा के पास पहुंची। उसने धीरे से कहा, पिताजी, जिस जगह मैं जंगल में रात को खो गई थी, वहां मेरा एक बहुत कीमती हार गिर गया है। उसे लेने मैं दोबारा जंगल उसी जगह जाना चाहती हूं। राजा ने फौरन कहा कि अरे बेटी, मैं सिपाहियों को भेज दूंगा। लेकिन नरगिस ने हल्के से मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। टॉमी मेरे साथ होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी सबसे चहेती बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अगर तुम्हें देर हुई तो मैं सिपाहियों को जंगल की तरफ रवाना कर दूंगा। और फिर राजकुमारी नरगिस अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ता वही था, वही घने घने पेड़। हवा में अजीब सी खुशबू फैली थी। लेकिन आज उसका दिल कुछ ज्यादा ही धड़क रहा था। दूर से बड़ी बहन महविश ने उसे जंगल की तरफ जाते देख लिया था, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि नरगिस इस बार किसी शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की बेचैनी लेकर जंगल की तरफ जा रही है। नरगिस उसी कुटिया तक पहुंची। टूटी हुई दीवारें, झुकी हुई छत, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में अरहान को पुकारा, फिर थोड़ा जोर से नाम लिया। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अरहान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसका दिल जैसे बैठ सा गया हो। वो कुटिया के अंदर गई, बाहर आई, आसपास झाड़ियों में झांका, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। आखिरकार वो बेचारी थककर पास ही एक पेड़ से सहारा लेकर बैठ गई। उसने अपना सिर झुका लिया। उस पल नरगिस को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं थी। दिल के अंदर कहीं न कहीं गहरी जगह पर उस नौजवान लड़के की यादें उतर चुकी थी। उसकी चमकती आंखें, उसकी आवाज, उसका सादा सा अंदाज, सब कुछ बार बार उसकी सोच में घूम रहा था। उसे खुद हैरानी हो रही थी कि एक अजनबी लड़का, जिससे वो बस एक रात मिली थी, इतनी आसानी से उसके दिल में वो कैसे जगह बना सकता है। वो कोई इंसान ही था या कोई और जीव था? आखिर वो कहां चला गया? क्या मैं जिंदगी में दोबारा उससे मिल पाऊंगी या नहीं? ये सोच राजकुमारी नरगिस की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सिर झुकाए खामोश बैठी थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट आई। नरगिस ने चौंक कर सिर उठाया तो वही नौजवान लड़का सामने खड़ा था। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। राजकुमारी नरगिस के चेहरे पर खुशी फैल गई, जिसे वो छुपा नहीं पाई। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने बहुत धीमी आवाज में नाम लिया, अरहान। अब दोनों ही समझ चुके थे, ये मुलाकात यूं ही नहीं थी। अरहान भी समझ गया था कि नरगिस उसे ढूंढने जंगल आई है, और कहीं न कहीं उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही। वे दोनों वही पास बैठ गए। अरहान ने पास के कुछ पेड़ों से ताजे फल तोड़े और नरगिस की तरफ बढ़ा दिए।
नरगिस वो फल खाने लगी और फिर थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते करते जंगल में टहलने लगे। पेड़ों के बीच से छनती धूप, पत्तों की सरसराहट और उन दोनों की मोहब्बत भरी बातें सब मिलकर एक अलग सा ही माहौल बना रहे थे। नरगिस को लग रहा था जैसे इस जंगल में आकर उसका दिल हल्का हो गया हो। पिछले 4 दिनों से वो जिस परेशानी में फंसी थी, सोती जागते हर वक्त उसे अरहान की याद सताती थी। आज उससे मिलकर जैसे उन सभी जख्मों पर मरहम लग गया हो। राजकुमारी नरगिस हैरान थी कि आखिर उसने पहले कभी ऐसा सुकून क्यों महसूस नहीं किया। ना वो कभी इतनी खुलकर किसी के साथ हंसी बोली थी। टॉमी भी उन दोनों के साथ पीछे पीछे चल रहा था। दिन इसी तरह बीतने लगे। एक मुलाकात, फिर दूसरी मुलाकात। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत गहरी होती चली गई। नरगिस अब महल से अच्छे अच्छे पकवान अपने साथ लेकर जंगल जाने लगी। जंगल में किसी साफ जगह पर बैठकर दोनों साथ खाना खाते, बातें करते और उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए वक्त का पता ही नहीं चलता। ये मुलाकातें उन दोनों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बिना वो दोनों अब बेचैन होने लगते थे। एक दिन अरहान नरगिस को अपनी उस कुटिया के पीछे ले गया। वहां जमीन पर कुछ सूखे पत्तों की मोटी सी परत जमी हुई थी। अरहान ने बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से पत्ते हटाना शुरू किए। पत्तों के नीचे लकड़ी का एक पुराना ढक्कन नजर आया। उसने धीरे से उस ढक्कन को उठाया तो नीचे अंधेरे में उतरती कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। राजकुमारी नरगिस ये सब देखकर कुछ डर गई और हैरानी से अरहान से पूछने लगी, अरहान, ये कौन सी जगह है और आखिर तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरो ना राजकुमारी, मेरे साथ आओ। यही मेरा घर है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। नरगिस ने एक पल के लिए सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर अरहान की आंखों में झांका। उसे अरहान पर पूरा भरोसा था। वो उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अंदर पहुंचते ही एक बड़ी सी गुफा उसके सामने खुल गई। दीवारों पर अजीब तरह के नक्शे बने हुए थे। कहीं जंगलों की तस्वीरें थी, कहीं पहाड़ों के निशान, कहीं जानवरों की आकृतियां। कुछ जगहों पर दीवारें ऐसी तराशी गई थी जैसे किसी ने बहुत कुशलता से उन्हें संवारा हो। राजकुमारी नरगिस ये सब बहुत गौर से देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अरहान सिर्फ जंगलों में रहने वाला कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी है। उस दिन के बाद मुलाकातें और बढ़ गई। नरगिस अब किसी ना किसी बहाने महल से निकल आती और जंगल की तरफ चली जाती। कभी अपने पिता राजा से बहाना बनाती कि घुड़सवारी करनी है, कभी कहती कि शिकार का मन है, और फिर गुफा के अंदर दोनों घंटों बैठे रहते। कभी चुप्पी होती और कभी बातें होती। राजकुमारी नरगिस को अरहान के पास बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। धीरे धीरे नरगिस को एहसास होने लगा कि अरहान की मौजूदगी अब उसकी जिंदगी की एक खास जरूरत बन चुकी है। वो उसे देखे बिना रह नहीं पाती थी और अरहान भी हर मुलाकात में उसे ऐसे देखता जैसे उसकी दुनिया राजकुमारी नरगिस के पास ही आकर ठहर जाती हो। जंगल की खामोशी, गुफा की दीवारें और उन दोनों की मुलाकातें सब मिलकर एक ऐसी दर्दनाक मोहब्बत को जन्म दे रही थी जिसके अंजाम का अंदाजा शायद अभी उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। एक दिन नरगिस जंगल में अरहान के साथ टहल रही थी कि अचानक पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। नरगिस डरकर पीछे मुड़ी तो सामने एक सफेद बाघ खड़ा था। वो घबरा गई और दौड़कर अरहान से लिपट गई। उसका शरीर कांप रहा था। अरहान ने उसे थाम लिया और कहा, डरो मत नरगिस, ये बाघ मेरा सबसे जिगरी दोस्त है और ये तुम्हारा भी दोस्त है। आज मैंने तुमसे मिलाने के लिए इसे बुलाया है। वो बाघ धीरे धीरे उन दोनों के पास आया और जमीन पर बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। अरहान ने नरगिस का हाथ पकड़कर कहा, देखो ये कितना खूबसूरत है। नरगिस ने डरते डरते उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। अरहान ने बताया कि इसका नाम सिम्बा है। जब ये बहुत छोटा था
तब से मैंने इसे पाला है। जंगल में यही मेरी सुरक्षा करता है। अब नरगिस को अरहान की दुनिया समझ में आने लगी थी। जंगल, गुफा, सिम्बा बाग। इधर महल में बड़ी बहन महविश ये सब देख रही थी कि नरगिस रोजाना अकेले जंगल की तरफ जाती है। एक दिन उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने सोचा कि आखिर ये कहाँ जाती है। उसने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और कहा कि चुपचाप इसका पीछा करना और देखो जाकर कि वो आखिर जंगल की तरफ कहाँ जाती है, और याद रहे इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। अगले दिन जब नरगिस जंगल की तरफ निकली, सिपाही दूर से उसका पीछा करता रहा। उसने देखा कि नरगिस एक पुरानी कुटिया के पास पहुंची और वहां अरहान से जाकर मिली। सिपाही ने जंगल में छुपकर ये सब कुछ देख लिया और वापस आकर बड़ी राजकुमारी महविश को ये सारी बातें बता दी। नरगिस और अरहान की दोस्ती गहराती चली गई। उन दोनों की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आखिर एक दिन उन दोनों ने छुपकर उसी गुफा में विवाह कर लिया। दोनों ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। नरगिस रोजाना उससे मिलने जंगल आया करती थी। कुछ ही दिनों बाद नरगिस गर्भवती हो गई। उसके पेट में अरहान का बच्चा पलने लगा। नरगिस ये सब देख बहुत ज्यादा घबरा गई और उसे डर हुआ कि अगर उसके पिता राजा को इस बारे में खबर होगी तो वो उसे जान से मार डालेंगे। कुछ ही दिनों में महल के अंदर ये बात फैल गई कि छोटी राजकुमारी नरगिस गर्भ से है। जैसे ही ये खबर बड़ी बहन महविश तक पहुंची तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। उसे लगा जैसे यही वो मौका है जिसका वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। वो फौरन अपने बड़े भाई राजकुमार आर्यन के पास पहुंची और उसे जाकर सब कुछ बता दिया। आर्यन पहले तो सन्न रह गया, फिर उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई देने लगी। दोनों ने तय कर लिया कि ये बात राजा तक ऐसे पहुंचाई जाए कि आग और ज्यादा भड़क उठे और नरगिस को रास्ते से हटा दिया जाए और इसी बात का बहाना बनाकर नरगिस को मौत की सजा दिलवाई जाए। उसी रात महविश और आर्यन ने अपने बाप राजा के कान भर दिए। बात को इस तरह उनके सामने रखा गया जैसे पूरे देश की इज्जत दांव पर लग गई हो। आधी रात गुजर चुकी थी। नरगिस अपने कमरे में सो रही थी। अचानक महल में राजा की चीख गूंजी। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि अभी के अभी जाकर नरगिस को जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। सिपाही दौड़ पड़े। नरगिस को नींद से उठाया गया। उसके हाथों में जंजीरें डाल दी गई। राजकुमारी नरगिस अभी कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसे खींचते हुए दरबार में ला खड़ा किया गया। दरबार में सन्नाटा था। राजा की आंखें आग उगल रही थी। उसने ऊंची आवाज में राजकुमारी नरगिस से पूछा, तुम्हारे पेट में ये किसका बच्चा है? तुम गर्भ से कैसे हो गई? नरगिस की नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो चुप रही। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये चुप्पी राजा के लिए और भी बड़ा जख्म बन गई। उसने सिपाहियों को इशारा किया कि नरगिस को धक्के दिए जाएं, सवाल दोहराए जाएं, लेकिन वो बेचारी कुछ भी ना बोली। इसके बाद नरगिस पर जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हो गया। नरगिस को महल की एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया। दिन और रात का कोई हिसाब नहीं था। कभी उसे कई कई दिन तक भूखा रखा जाता, कभी कभी उसे पानी तक नहीं दिया जाता, कभी जंजीरों में बांधकर पूरी पूरी रात खड़ा रखा जाता, कभी ठंडी जमीन पर उसे फेंक दिया जाता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। कई बार वो अकेले में अपनी हथेलियों पर सिर रखकर बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते। राजा की वही सबसे चहीती बेटी, जिसकी एक छोटी सी परेशानी पर राजा तड़प उठता था, आज वो जेल की अंधेरी कोठरी में पड़ी थी। राजा खुद भी अंदर से बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था, लेकिन उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। उसे डर था कि अगर ये बात महल से बाहर निकल गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस वक्त पूरे महल में यही चर्चा थी कि राजा की अपनी बेटी ने
इतना बड़ा गलत काम कर डाला। इसी डर से राजा ने एक दिन सख्ती से आदेश दे दिया कि इस बात की भनक किसी को भी महल के बाहर नहीं लगना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो महल की दीवारों के अंदर ही दफन हो जाएगा। बड़ी बहन महविश ये सब देखती थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई डर। राजकुमार आर्यन भी चुप था और राजा वो अपने गुस्से और शर्म के बीच उलझा हुआ था। लेकिन नरगिस पर दया करने को तैयार नहीं था। नरगिस की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जेल की उस काल कोठरी के सिवा अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बाहर सलाखों के पास उसका टॉमी कुत्ता हर वक्त पास बैठा रहता। उसकी आंखों से भी आंसू टपकते रहते। नरगिस कई दिनों तक भूखी रहती। हाथों में भारी जंजीरें पड़ी। उसका नाजुक शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। हाथ पैर थोड़े थोड़े काले पड़ चुके थे। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी और कई जगहों से उसके कपड़े फट चुके थे। राजा की तरफ से महल की दासियों को सख्त आदेश था कि कोई भी राजकुमारी नरगिस से उसके हालात पूछने नहीं जाएगा। खुद राजा भी कभी भी अपनी राजकुमारी नरगिस को देखने नहीं आता था। ये सब देख टॉमी तड़पता था, मगर वो भी बेचारा बेबस था। वो चाहकर भी अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई बाहर से नरगिस को पुकार रहा था। ये कुछ जानी पहचानी सी आवाज थी। अचानक नरगिस उठी और किसी तरह खिड़की तक पहुंची। बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर अरहान खड़ा था। उसके साथ उसका सिम्बा बाघ भी था। अरहान को देखते ही नरगिस फूट कर रोने लगी। तुम्हें एक पल भी मेरी याद नहीं आई। मैं तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफें झेल रही हो। मैं हर पल तुम्हें याद करती हूं। तुम्हारी मोहब्बत में मैं पागल हो चुकी हूं और तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। अरहान ने खिड़की से ही उसका हाथ थामते हुए कहा कि नरगिस, मुझे सब कुछ पता है और मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह तुम्हें इस जेल की मुसीबत से बाहर निकालूं। दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रोते रहे, जैसे वही पल उनकी आखिरी तसल्ली बन गया हो। इधर राजा अंदर ही अंदर टूट चुका था। शर्म और बदनामी का डर उसे चैन नहीं लेने देता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार उसने दरबार में कुछ बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और सारी बातें उनके सामने रख दी। उसने कहा कि मेरी बेटी से ऐसा जुर्म हो गया है जिसका बोझ मैं उठाने के लायक नहीं हूं। विद्वानों ने अपनी किताबों का हवाला देते हुए कहा कि राजा साहब, हमारी किताबों में लिखा है कि अगर राजा की कोई बेटी ऐसा जुर्म कर बैठे तो उसे मगरमच्छों के आगे डाल देना चाहिए। ये सुनते राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो देर तक सिर झुकाए बैठा रहा। दरबार में महविश भी मौजूद थी। राजकुमार आर्यन भी खड़ा था। कुछ दासियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग अंदर ही अंदर उदास थे। सब राजा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर बाद राजा ने सिर उठाया और भारी आवाज में कहा, वही होगा जो किताबों में लिखा है। ये सुनते नरगिस की मां रोने लगी। जल्दी से राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप ये क्या कह रहे हो? वो हमारी बच्ची है। हमने उसे कितने लाड और प्यार से पाला है। उसकी एक तकलीफ पर हम दोनों बेचैन हो जाते थे। क्या आपको याद नहीं, जब हमारी बच्ची बहुत छोटी थी, एक रात उसे बुखार चढ़ा था तो आप पूरी रात उसके लिए जागे थे, और आज आप आदेश दे रहे हैं कि मेरी उस बच्ची को मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाए। आप थोड़ा सोच समझकर फैसला करिए। राजा गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा, जो मैंने आदेश दिया है कल सुबह उस पर अमल किया जाएगा। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। राजा का गुस्सा देख पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। महविश के चेहरे पर ऐसी खुशी फैल गई जैसे उसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। आर्यन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी, मगर महल का माहौल उदासी से भरा हुआ था। सब परेशान थे कि राजकुमारी नरगिस जैसी नेक और दयालु राजकुमारी को कल मौत के हवाले कर दिया जाएगा।
उसे मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाएगा और पूरा शहर ये तमाशा देखेगा। उसी वक्त राजा ने आदेश दिया कि अगले दिन सुबह तैयारी की जाए। उसी शहर के किनारे एक झील थी। वहां बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। राजा ने आदेश दिया कि कल सुबह उसी झील के पास राजकुमारी नरगिस को ले जाया जाएगा। राजा ने सख्ती से कहा कि सिर्फ 4 सिपाही इस काम को पूरा करेंगे। शहर वालों को आदेश दे दिया जाए कि कोई भी वहां आसपास नजर नहीं आना चाहिए। कोई भी मेरी बेटी की मौत का तमाशा नहीं देखेगा। ये कहते हुए राजा की आवाज भर आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर में उसने बस इतना कहा कि नरगिस मेरी सबसे प्यारी बेटी थी। इतना कहकर राजा अपने कमरे की तरफ चल दिया। राजकुमारी नरगिस को मगरमच्छों के सामने डाले जाने की खबर महल से बाहर निकलकर पूरे देश में हवा की तरह फैल गई। जंगल में भी जब अरहान को इस बात का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने सिम्बा बाग से लिपट गया और रोते हुए बोला, ए सिम्बा, कुछ भी हो जाए वो अपनी राजकुमारी नरगिस को बचा कर रहेगा। अरे मेरे सिम्बा, तुम भी तो राजकुमारी नरगिस से उतनी ही मोहब्बत करते हो। तुम तो उसके साथ जंगल में घुमा करते थे, उसे रास्ता दिखाते थे। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? मैं तो हर वक्त उसकी याद में तड़पता हूं। यह सुनकर अचानक सिम्बा बाघ इतनी तेज दहाड़ा कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। वो इशारा था कि सिम्बा भी अब पूरी तरह तैयार था राजकुमारी नरगिस को बचाने के लिए। अरहान ने उससे कहा कि ए सिम्बा, कल हमारे पास बहुत कम वक्त होगा। सिर्फ 4 सिपाही नदी के पास आएंगे। तुम पूरी तरह तैयार रहना। किसी भी हाल में मेरी राजकुमारी नरगिस मगरमच्छों के हवाले नहीं जानी चाहिए। और यह भी याद रखना कि उन सिपाहियों के पास तीर कमान होंगे। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत समझदारी के साथ राजकुमारी नरगिस को बचाना होगा। सिम्बा बाघ की आंखों में चमक आ गई। वो खड़ा होकर गुर्राने लगा, जैसे वो राजकुमारी नरगिस की खातिर हर मुसीबत झेलने को तैयार हो। अगली सुबह पूरे देश में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बाजारों में लोग बैठे आपस में जिक्र कर रहे थे कि राजा की सबसे चहेती बेटी राजकुमारी नरगिस को आज मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो शादी से पहले गर्भवती हो गई। कोई कहता, अरे वो लड़की तो कितनी अच्छी थी, बाजार वालों का भी ख्याल रखती थी, हमें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने में पीछे से कुछ बूढ़ी औरतों ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारी राजकुमारी नरगिस के बारे में ऐसा बोल रहे हो। हमारी मासूम बच्ची नरगिस बहुत नेक थी। उसके साथ जरूर कोई ना कोई साजिश हुई है। क्या तुम्हें नहीं पता कि महल में कितनी साजिशें होती हैं? सुबह के वक्त जब 4 सिपाही राजकुमारी नरगिस को लेकर निकले तो रास्ते में शहर के लोग आकर खड़े हो गए। सभी की आंखें नम थी। रोने की आवाजें इतनी तेज थी कि पूरा रास्ता गूंज रहा था। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमारी नरगिस सवारी पर बैठी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सवारी के पीछे पीछे उसका टॉमी कुत्ता भी दौड़ रहा था, जैसे आज वो बेजुबान जानवर शहर के हर इंसान से मदद मांग रहा हो। मगर आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक टॉमी बहुत तेज दौड़ने लगा। वो सवारी से आगे निकल गया। सिपाहियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। राजकुमारी नरगिस भी उसे पुकारने लगी, टॉमी, टॉमी रुक जाओ, अब आखिरी वक्त मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन टॉमी किसी के लिए नहीं रुका। कुछ सिपाही उसके पीछे दौड़े, मगर काफी दूर जाकर थक गए और वापस लौट आए। टॉमी दौड़ता दौड़ता आखिर उसी जंगल में पहुंचा। पूरे जंगल में उसके भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। वो अरहान को ढूंढ रहा था। अचानक वो उसी कुटिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरहान उसके सामने खड़ा था। टॉमी जोर जोर से उस पर भौंकने लगा, जैसे वो उस पर अपना गुस्सा उतार रहा हो कि आज उसकी वजह से राजकुमारी नरगिस को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। अरहान आगे बढ़ा। उसने टॉमी के सिर पर हाथ रखा और कहा,
हाँ टॉमी, मेरी ही गलती है। लेकिन टॉमी, आज गुस्सा उतारने का वक्त नहीं है। आज हमें साथ मिलकर राजकुमारी नरगिस को बचाना है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसे बचा कर रहूंगा। आज बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ हो? जैसे ही अरहान ने यह बात कही, टॉमी खामोश हो गया और उसके हाथ पर अपनी जुबान फेरने लगा, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। सिम्बा भी पास खड़ा था। उसकी आंखों में भी गुस्सा भर आया। अरहान भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। अरहान ने कहा, चलो मेरे दोस्तों, अब देर मत करो। राजकुमारी नरगिस को बचाते हैं। फिर उसने टॉमी से कहा कि टॉमी, तुम सबसे पहले जाओ और जल्दी से आकर हमें खबर दो कि आखिर अभी वो सिपाही कहां तक पहुंचे हैं। इसके बाद अरहान और सिम्बा नदी के पास जाकर पेड़ों के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद वही चारों सिपाही राजकुमारी नरगिस को लेकर मगरमच्छों से भरी उस नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी के हाथों से जंजीरें खोली और फिर उसे जोर से नदी की तरफ धक्का दे दिया। वो नदी में गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ सिम्बा सामने आ गया। उसने राजकुमारी नरगिस को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और नदी से दूर कर दिया, और अगले ही पल सिम्बा ने उन चारों में से एक सिपाही पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। ये देख दूसरे सिपाही डरकर वहां से भाग खड़े हुए। दूर जाकर एक सिपाही ने पहाड़ पर खड़े होकर सिम्बा बाग पर तीर चलाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अरहान ने अपनी तीर कमान निकाली और निशाना लगाकर उस सिपाही के ऊपर तीरों से हमला कर दिया। वो सिपाही जख्मी हो गया। अब सिर्फ 2 सिपाही बचे थे। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। रास्ते में उन दोनों सिपाहियों ने आपस में मिलकर यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, हम ये बात राजा तक नहीं पहुंचने देंगे कि राजकुमारी नरगिस को किसी बाघ ने आकर बचा लिया। सिपाहियों ने आपस में कहा कि हमें पूरा यकीन है कि वो बाघ अब तक राजकुमारी नरगिस को खा चुका होगा, क्योंकि वो बाघ भूखा था। उसने हम पर हमला किया। हम तो बच निकले, लेकिन राजकुमारी नरगिस को वो नहीं छोड़ेगा। वो उसे खाकर मगरमच्छों वाली झील में उसकी हड्डियां फेंक देगा। ये सोचकर वो दोनों सिपाही महल पहुंचे और जाकर राजा से बोले, महाराज, हमने राजकुमारी नरगिस को नदी के अंदर फेंक दिया। हमारी आंखों के सामने 4 मगरमच्छों ने आकर उस पर हमला किया और उसे खा लिया। ये सुनते ही राजा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आंसुओं के साथ कहने लगा, ऐ मेरी सबसे प्यारी बेटी नरगिस, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दे दी है। मैं सारी उम्र तुम्हारी याद में तड़पता रहूंगा। ऐ मेरी बच्ची, काश तुमने इतनी बड़ी गलती ना की होती तो मैं तुम्हें कभी अपने से अलग ना करता। राजकुमारी नरगिस की मां ने जैसे ही ये खबर सुनी तो वो महल के आंगन में ही लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। दासियां घबराकर आगे बढ़ी। सबने उन्हें सहारा दिया। किसी ने पानी छिड़का और फौरन वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया। काफी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके होठों पर बस एक ही नाम था, नरगिस, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई? वो बार बार उसी का नाम पुकार रही थी। पूरे महल में सन्नाटा फैला हुआ था। हर चेहरे पर उदासी थी, हर आंख में आंसू भरे थे। लेकिन उसी महल में 2 दिल ऐसे भी थे जिनमें अजीब सी खुशी फैली हुई थी। एक थी बड़ी बहन महविश और दूसरा राजकुमार आर्यन। दोनों अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी चाल आखिरकार सफल भी हो गई। राजकुमारी नरगिस अब उनके रास्ते से हट चुकी थी और वही बात उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इधर नदी किनारे अरहान जल्दी से दौड़कर राजकुमारी नरगिस के पास पहुंचा। वो बेहोश पड़ी थी। अरहान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कई दिनों की भूख, कमजोरी और जेल की सलाखों के पीछे हुए जुल्म ने राजकुमारी नरगिस को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें बहुत हल्की थी। उसी वक्त
टॉमी भी दौड़ता हुआ आ गया और नरगिस के पास बैठकर हाँफने लगा। अरहान बिना एक पल गवाए नरगिस को अपनी गोद में उठाकर जंगल की तरफ ले गया। शाम की ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। वो सीधे अपनी गुफा तक पहुंचा। राजकुमारी नरगिस को लेकर गुफा के अंदर गया और वहां पहुंचकर उसने पानी के कुछ छींटे नरगिस के चेहरे पर डाले। कुछ देर बाद उसकी पलकों में हलचल हुई। जैसे ही नरगिस को होश आया और उसने अपने सामने अरहान को देखा तो एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उन दोनों का मिलन फिर से हो रहा है। वो अरहान से लिपटकर रोने लगी। टॉमी खुशी से उछलने लगा और उसी वक्त गुफा के बाहर बैठा सिम्बा बाघ खुशी से इतनी तेज दहाड़ा कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी हवा में उड़ने लगे। दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरहान ने नरम आवाज में कहा, नरगिस, आज से तुम पूरी तरह मेरी हो। अब तुम सुरक्षित हो। कोई तुम्हें अब मुझसे जुदा नहीं कर सकता। बस मेरे पास रहो। उस एक वाक्य में जैसे नरगिस की सारी तकलीफें सिमट आई हो। जेल की तकलीफों के बाद उसके दिल को पहली बार अरहान की इन बातों से सुकून मिला। नरगिस अरहान के साथ उसी गुफा में रहने लगी। जंगल के फल, थोड़ा सा खाना और एक दूसरे का साथ, यही उनकी दुनिया बन गई। सिम्बा हर वक्त गुफा के बाहर पहरा देता और टॉमी उसके आसपास घूमता रहता। जंगल के उस सन्नाटे में पहली बार नरगिस को लगा कि जुल्म, सितम और महल की चालों से दूर भी उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। दिन गुजरते चले गए। एक रात राजकुमारी नरगिस अरहान के करीब सो रही थी कि अचानक एक तेज करहा ने राजकुमारी की नींद उड़ा दी। वो घबराकर उठ बैठी। सामने अरहान तड़प रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नाक से खून बह रहा था और सांसें उखड़ रही थी। नरगिस ये देख बहुत घबरा गई। वो जल्दी से अरहान के पास आकर बार बार पूछने लगी, अरहान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राजकुमारी नरगिस जल्दी जल्दी कुछ जड़ी बूटियां लाकर अरहान के होठों से लगाने लगी, मगर अरहान ने कमजोर हाथों से उसे रोक दिया। उसकी आंखों में खून की लकीरें नजर आ रही थी। कुछ देर बाद जब दर्द थोड़ा थमा तो अरहान ने भारी आवाज में राजकुमारी नरगिस को सारा सच बताया। उसने कहा कि ऐ मेरी राजकुमारी नरगिस, 1 साल पहले इसी जंगल से एक जादूगर गुजरा था। वो जादूगर मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। जब मैंने जाने से इनकार किया तो उस जादूगर ने गुस्से में मुझ पर जादू कर दिया। उसने कहा था कि अमावस्या की रात ठीक 1 साल बाद तुम पर यह जादू असर दिखाएगा। तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा, खून बहेगा और उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे। अगर उन 3 दिनों में तुम मेरे पास नहीं पहुंचे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये कहते कहते अरहान की आवाज लड़खड़ा गई। उसने आंखों में आंसू लिए नरगिस की तरफ देखा और धीमे से बोला, नरगिस, मुझे जाना पड़ेगा। अगर आज मैं उस जादूगर के पास नहीं गया तो 3 दिनों के बाद मेरी मौत हो जाएगी और तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। नरगिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि आज अरहान उससे जुदा हो रहा है। अरहान ने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया और कहा, नरगिस, मैं वापस जरूर आऊंगा। तुम्हारे लिए, अपने इस बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मगर बहुत जल्दी लौटूंगा। राजकुमारी नरगिस उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अरहान, तुम ही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मेरे पिता, भाई, बहन और महल के लोगों ने तो मुझसे नफरत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम ही ऐसे हो जिसने मुझे समझा, मुझे अपना बनाया और आज तुम ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। अरहान कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे बैठकर नरगिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द छुपा था जिसे वो काफी दिनों से नरगिस के सामने बताना चाहता था। एक राज था जो वो नरगिस को बताना चाहता था,
लेकिन उसे कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। आखिर आज वो वक्त आ ही गया। उसने नरगिस से कहा, ऐ मेरी प्यारी राजकुमारी, अब मेरी एक ही जिम्मेदारी है और वो तुम्हारे पास है। हमारे बच्चे को संभाल के रखना, उसे बड़ा करना, और जब वो जवान हो जाए तो उसे सब कुछ सच बता देना, और ये भी बताना कि एक जादूगर ने उसके पिता को कैद कर रखा है। ए नरगिस, मैं अपने बच्चे का इंतजार करूंगा कि कब वो मुझे उस जादूगर के चंगुल से निकालेगा। ये कहते हुए अरहान लड़खड़ाते हुए उठा और गुफा के एक दीवार के पास रखे एक छोटे से पत्थर को उठाया। उसके नीचे से एक छोटी सी पर्ची निकाली। उसने वो पर्ची नरगिस के हाथों में देते हुए कहा कि ए नरगिस, इस पर्ची को बहुत संभाल कर रखना। नरगिस ने पर्ची खोली तो उस पर एक अजीब सी पहेली लिखी हुई थी। पर्ची पर लिखा था, जहां सूरज जमीन को नहीं देखता और पानी दीवारों से बातें करता है, 4 पत्थर खड़े हैं, बीच में अंधेरा सांस लेता है। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं वही हूं। ये पहेली पढ़कर राजकुमारी नरगिस उलझ गई। उसने घबराकर पूछा, अरहान, ये क्या है? इस पहेली में क्या मतलब छुपा है? अरहान हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐ राजकुमारी नरगिस, अभी इसका मतलब समझना जरूरी नहीं। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो ये पर्ची उसे दे देना। वो इसे समझ लेगा, वो मुझे ढूंढ निकालेगा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर अरहान गुफा की तरफ पीठ करके बाहर निकल गया। नरगिस भी उसके पीछे पीछे चलते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंची, मगर आगे बढ़ने से अरहान ने उसे मना कर दिया और कहा कि ऐ राजकुमारी, मेरे पीछे मत आना। अगर तुम गुफा से बाहर एक कदम भी रखोगी तो जादू का असर तुम पर भी होने लगेगा। राजकुमारी वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। गुफा के बाहर अरहान ने सबसे पहले सिम्बा बाघ को देखा। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। अरहान आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। भारी आवाज में बोला, सिम्बा, मैं जा रहा हूं। अब मेरी राजकुमारी और मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारी अमानत है। कुछ भी हो जाए, अपनी जान दे देना, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचने देना। सिम्बा जोर से दहाड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जैसे कसम खा रहा हो कि वो इस वादे से पीछे नहीं हटेगा। फिर अरहान ने टॉमी को भी गले लगाया और उससे बस इतना कहा कि टॉमी, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अरहान जंगल की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो अपने आंसू छुपा रहा था। नरगिस गुफा के दरवाजे पर खड़ी अरहान को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। वही मोहब्बत, वही इंसान जिसके लिए उसने महल, ताज, सब कुछ छोड़ दिया था, आज वो उससे दूर जा रहा था। नरगिस रो रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों से फिसल रहे थे। उसका दिल चाहता था कि वो पुकारे, उसे रोक ले और कह दे कि मेरे जैसे दुखों की मारी बेबस, लाचार लड़की को इस घने जंगल में अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसे अरहान की वो बात याद थी कि अगर वो 3 दिन भी इस गुफा में रुक गया और उस जादूगर तक नहीं पहुंचा तो उसकी जान चली जाएगी। वो अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए राजकुमारी नरगिस ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। वो वहीं पर खड़ी बहुत देर तक अरहान को जाते हुए देखती रही। जंगल की हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके सीने में अभी भी एक आग जल रही थी। उसके पास बस एक ही सहारा था, एक ही उम्मीद थी कि एक दिन अरहान जरूर लौटेगा, और जब वो लौटेगा तो उसकी टूटी हुई दुनिया फिर से बस जाएगी। हर तरफ खुशियां होंगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। देखते देखते अरहान जंगल के रास्ते से आगे बढ़ गया और नरगिस की आंखों से ओझल हो गया। नरगिस वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो अपना सिर दीवार से टकराने लगी और कहने लगी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों लिखी है। सिम्बा बाघ आगे बढ़ा। उसने नरगिस के कंधे के पास आकर अपना सिर रख दिया।
जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। सिम्बा और टॉमी से लिपटकर नरगिस बहुत देर तक रोती रही, फिर गुफा के अंदर चली गई। कई दिन गुजर गए। अब नरगिस के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन वो खाने के तलाश में बाहर निकली, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो चलती जा रही थी। सिम्बा, बाघ और टॉमी भी उसके साथ थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस जंगल में नहीं रहेगी। अरहान के बिना उसे इस जंगल में हर वक्त घुटन महसूस होती थी। लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ? महल के दरवाजे तो पहले ही उसके लिए बंद हो चुके थे। अब वो जंगल भी उसके लिए घुटन बन चुका था, एक कैदखाना बन चुका था। अरहान के बगैर सब कुछ सूना था। वो चलती जा रही थी। सुबह कब दोपहर में बदली और दोपहर कब शाम में ढल गई, उसे पता ही नहीं चला। शरीर थक चुका था, पैर जवाब दे रहे थे, मगर रुकने की हिम्मत नहीं थी। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक ऊंची सी पहाड़ी नजर आई। सांस फूल रही थी, बदन कांप रहा था, लेकिन किसी तरह वो उस पहाड़ी पर चढ़ी। नीचे उतरते ही उसके सामने एक सुनसान घाटी खुल गई और उसी घाटी के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। नरगिस लड़खड़ाते कदमों से कुटिया के अंदर गई। अंदर देखा तो एक बूढ़ा राहिब चटाई पर बैठा अपने ईश्वर की इबादत में डूबा हुआ था। उसके होठों पर दुआ थी और आंखें बंद थी। जब कमरे में कुछ आहट हुई तो उस बूढ़े राहिब ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने एक गर्भवती लड़की को देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ। नरगिस की हालत देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, बेटी, मुझे लगता है तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इतना सुनते ही नरगिस अपने आप को न रोक सकी और वो उसके सामने जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, बाबा, मैं कई दिनों से भूखी हूं। मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा है। अब मुझे चलने की भी ताकत नहीं बची है। आप बस मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। नरगिस की हालत इतनी खराब थी कि राहिब की भी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपनी वही बेटी याद आने लगी जिसे वो बरसों पहले मौत के हवाले कर चुका था। एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा, जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हो। राहिब ने फौरन आगे बढ़कर राजकुमारी नरगिस को सहारा दिया और उसे पास बने अपने एक कच्चे से घर की तरफ ले गया। उसने राजकुमारी नरगिस को जमीन पर बिठाया और बिना कुछ पूछे जल्दी से कुछ खजूर लाकर उसके सामने रख दिए। नरगिस ने कांपते हाथों से खजूर उठाई और धीरे धीरे खाने लगी। वो बेचारी कई दिनों की भूखी थी। सिम्बा बाघ को देखते ही राहिब थोड़ा सा घबरा गया। वो एक कदम पीछे हटा। तभी नरगिस ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, आप घबराइए मत। ये हमारा दोस्त है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर राजकुमारी नरगिस ने सिम्बा को पुकार कर कहा, सिम्बा, तुम पीछे हट जाओ। राहिब ने ध्यान से सिम्बा को देखा और फिर नरगिस के पास आकर जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी नरगिस की हालत को देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम अभी मेरे घर में रुक जाओ। कोई नहीं है जो खाना पकाए या घर का काम देखे। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए खाना बना दिया करना। नरगिस ने उस राहिब की तरफ देखा। वो बेचारी पहले ही से पूरी टूट चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपना सिर हिला दिया और फिर उसी दिन से वो उस बूढ़े राहिब के घर में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राहिब उसे बेटी की तरह रखता था। उसके लिए खुद जंगल से फल तोड़कर लाता, कभी लकड़ी जलाकर पानी गर्म करता, कभी पूछ लेता कि बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है। राजकुमारी नरगिस भी मुस्कुराकर जवाब दे देती कि बाबा मैं ठीक हूं। वो अंदर ही अंदर अरहान को बहुत याद करती थी। उसके लिए रोती थी। कभी चुपके से झोपड़ी के पीछे बैठकर अकेले आंसू बहा लेती, लेकिन जहां उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था, वो तो अब सिर्फ अपने पेट में पल रहे अरहान के बच्चे के लिए जी रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मेरा यही बच्चा मेरे पति अरहान को छुड़ाकर मेरे पास लाएगा। अरहान मेरी जिंदगी में फिर से वापस आएगा और हम सब फिर से साथ रहकर
खुशियों वाली जिंदगी गुजारेंगे। वो बेचारी कभी सिम्बा बाघ से लिपट कर रोती, उससे अरहान की बातें करती, और कभी अपने टॉमी को पकड़कर अपने पिता राजा और अपनी मां को याद करती। वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। रातों को जब दर्द ज्यादा बढ़ जाता तो वो बस अकेली छत पर चली जाती और आसमान की तरफ देखने लगती। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। नरगिस का शरीर कमजोर हो चुका था। आंसुओं की वजह से उसकी आंखें हमेशा थकी थकी सी लगती थी। राहिब उसके पास आता, उसकी खैर खबर लेता, खाने पीने की चीजें देता और फिर वापस अपनी कुटिया में चला जाता। राहिब शुरू शुरू में राजकुमारी नरगिस के साथ बहुत दयालु था। शायद उसे नरगिस के अंदर अपनी खोई हुई बेटी नजर आती थी। फिर एक रात उस छोटे से कच्चे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी। नरगिस ने एक बच्चे को जन्म दिया। दर्द बहुत था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहिब ने उस रात पास के गांव की एक बूढ़ी दाई को बुला लिया था। वही बूढ़ी दाई उस वक्त नरगिस के साथ थी। राजकुमारी नरगिस अपने बच्चे को सीने से लगाए देर तक रोती रही। उसे अरहान की बहुत याद आ रही थी। लेकिन आज ईश्वर ने जो उसे बच्चा दिया था, वही अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। अब उसकी जिंदगी इसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सुबह तक राहिब घर आ गया। उसने उस छोटे से मासूम बच्चे को गोद में लिया और उसे प्यार करने लगा। राहिब ने उसका नाम साहिल रखा। शुरुआती दिनों में राहिब का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो साहिल को अपनी गोद में उठा लेता, उसके लिए कपड़े सिलवाता, नरगिस को आराम करने को कहता। नरगिस हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करती और हमेशा उसके सामने अपना सिर झुकाए रहती। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नरगिस की तबीयत संभलने लगी तो उसकी खूबसूरती फिर से वापस आने लगी। ये देखकर धीरे धीरे उस राहिब की नीयत बिगड़ने लगी। अब नरगिस बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीत गए, उस राहिब का नजरिया बदलता चला गया। धीरे धीरे वो नरगिस के पास ज्यादा आने लगा, उससे बातें करने लगा। नरगिस पहले तो उससे दूरी बनाए रखती, लेकिन एक रात जब नरगिस सो रही थी तो अचानक राहिब ने वो हरकत कर डाली जिसके बारे में नरगिस कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेबस और लाचार नरगिस उसके सामने पड़ी थी। उस रात नरगिस पर वो बूढ़ा राहिब कहर बनकर टूट रहा था। बाहर टॉमी और सिम्बा बाघ सो रहे थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि कमरे के अंदर नरगिस पर कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया। साहिल अपनी मां पर होने वाले जुल्म को देखता रहा। वो देखता था कि कैसे वही राहिब रोज उसकी मां को मारता है, उन्हें सताता है, कैसे उन्हें अलग अलग तरह से परेशान करता है, पूरा पूरा दिन उनसे घर के काम करवाता है। वक्त इसी तरह अपनी रफ्तार में चलता रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने कब साल में बदले कुछ पता नहीं चला। राहिब के घर में राजकुमारी नरगिस को रहते हुए पूरे 18 साल गुजर चुके थे। वो हर दिन अरहान की याद में जीती थी और अपने बेटे साहिल को देखकर किसी तरह खुद को संभाल लेती थी। सिम्बा, बाघ और टॉमी आज भी उसके साथ थे, लेकिन किसी को यह खबर तक नहीं थी कि राजकुमारी नरगिस को वो राहिब कैसे दिन रात सताता है, किस तरह उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। इधर दूसरी तरफ राजकुमारी नरगिस का पिता राजा एक रात देर से सोया था कि तभी अचानक उसे एक सपना नजर आया। सपने में कोई उससे कह रहा था कि ए राजा, तुम्हारी बेटी राजकुमारी नरगिस आज भी जिंदा है। वो एक पहाड़ के नीचे है, उसे बचा लो। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सपना देखकर राजा घबरा गया। अगले दिन सुबह उसने अपनी रानी को बताया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे आज भी अपनी बेटी नरगिस की याद आती है। मैं हर रोज उसके लिए तड़पती हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। सिपाहियों ने तो कहा था कि मगरमच्छों ने उसे खा लिया है। अगली रात राजा जब फिर से सोया तो वही सपना उसे दोबारा नजर आया। इस बार उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में आदमी उससे कह रहा है कि ए राजा, उठो और अपनी बेटी नरगिस को जाकर बचाओ।
वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो हर वक्त तुम्हें याद करती है। सुबह उठते ही राजा को यकीन हो गया कि ये सपना कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। उसने रानी से कहा, यह कोई झूठा सपना नहीं है। मैं अपनी बेटी को अब तलाश करके रहूंगा। उसी वक्त उसने आदेश दिया कि आसपास जहां भी पहाड़ हो, उनकी पूरी खबर मेरे तक लाई जाए। उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि उन्हीं पहाड़ों के बीच एक घर में उसकी बेटी पर कितने जुल्म हो रहे हैं। यह सुनकर बड़ी बहन महविश आगे बढ़ी और राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पिताजी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजकुमारी नरगिस को मरे हुए 18 साल गुजर चुके हैं। वो अब कहां जिंदा होगी? राजा गुस्से में बोला, तुम खामोश रहो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। फिर राजा ने उन दोनों सिपाहियों को बुलाया जो 18 साल पहले नरगिस को नदी के किनारे लेकर गए थे। उसने सख्त लहजे में उन सिपाहियों से पूछा, सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? अगर तुम दोनों ने झूठ बोला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। डर के मारे सिपाहियों ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, महाराज, हम राजकुमारी नरगिस को नदी के पास लेकर गए थे। जैसे ही हमने उसे नदी की तरफ धक्का देने की कोशिश की, तभी अचानक एक बाघ कहीं से आ गया और उसने राजकुमारी नरगिस को बचा लिया। उसने हमारे एक साथी को भी मार दिया था। जब हम भागने लगे तो जंगल की तरफ से हम पर तीर चलाए गए। वो तीर चलाने वाला कौन था, हमें नहीं पता। शायद वही राजकुमारी नरगिस को अपने साथ बचाकर ले गया। डर के मारे हम आपको उस वक्त ये हकीकत नहीं बता सके, क्योंकि हमें डर था कि इसकी सजा में कहीं हमें मार न दिया जाए। इसीलिए हमने आपसे आकर कह दिया था कि मगरमच्छों ने राजकुमारी नरगिस को खा लिया है। ये सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, मेरी प्यारी बेटी जिंदा है, उसे कितनी बड़ी सजा मिली है। मुझे ये पता ही नहीं चला कि उसने किसी से शादी कर ली थी। वो बच्चा उसी का था। अगर मुझे उस वक्त सच मालूम हो जाता तो मैं कभी अपनी बेटी को इतनी बड़ी सजा ना देता। उसने गलत किया था, लेकिन उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं थी। यह खबर जब पूरे शहर में फैली तो राहिब का एक जिगरी दोस्त दौड़ता हुआ उसके पास आया और वो राहिब से बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो लड़की पिछले 18 साल से रह रही है, वो राजा की बेटी है। राजा ने उसे मगरमच्छों के आगे झील में डालने का आदेश दिया था, लेकिन वो बच गई। याद रखना, मुझे ये खबर पहुंची है कि कल राजा के सैनिक तुम्हारी इसी कुटिया की तरफ आने वाले हैं। अगर राजा को पता चल गया कि उसकी बेटी तुम्हारे पास है और तुमने उसके साथ कैसे कैसे गलत काम किए हैं, तो वो तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को अपने से दूर करो। ये सुनकर राहिब घबरा गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या इसे मार दूं? दोस्त ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। उसका खून तुम छुपा नहीं पाओगे। तुम सबसे पहले उस बाघ को कैद करो जो हर वक्त इस लड़की की रखवाली करता है। अगर वो सामने रहा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। उसी रात राहिब ने चालाकी से सिम्बा बाघ को लोहे के एक पिंजरे में कैद कर दिया। फिर वो उसे जंगल में अपने दोस्त की बताई हुई एक सुनसान जगह पर ले गया और वहीं उसे कैद कर दिया। वो उसे कई कई दिनों तक भूखा रखता, डंडों से मारता और उसकी तड़प देखकर सुकून महसूस करता। टॉमी को भी उसने रस्सियों से बांधकर उसी अंधेरी जगह में कैद कर दिया। दोनों जानवर दर्द से कराहते रहते, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद राहिब ने राजकुमारी नरगिस और उसके बेटे साहिल को अपने घर के नीचे जमीन के अंदर बने एक तहखाने में जाकर बंद कर दिया। ऊपर से दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया और उस पर अपना आसन बिछाकर ऐसे इबादत में बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अचानक बहुत से सिपाही उसके घर में घुस आए। उन्होंने हर कोना छान मारा, तहखाने के ऊपर तक देखा, लेकिन राहिब पूरे इत्मीनान से इबादत में बैठा रहा। सिपाहियों को कुछ भी नहीं मिला तो वो बिना कुछ कहे लौट गए। उनके जाते ही उस राहिब ने राहत की एक ठंडी सांस ली। उसी पल उसने दिल ही दिल में ये तय कर लिया
कि नरगिस और साहिल को वो अब जिंदगी भर इसी तहखाने में बंद रखेगा। वक्त अपनी चाल चलता रहा। साल बीतते गए। साहिल अब बड़ा हो चुका था। राहिब उससे दिन रात मजदूरी करवाता, छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता, और जो भी वो कमा करके पैसे लाता वो राहिब सब अपने पास रख लेता। साहिल चुपचाप ये सब सहता रहा। एक रात चुपके से जब वो राहिब गहरी नींद में सो रहा था तो साहिल दबे पाव उसी तहखाने के अंदर अपनी मां से मिलने गया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। तहखाने के एक कोने में रखा दिया हवा के साथ हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। जैसे ही नरगिस की नजर अपने बेटे साहिल पर पड़ी तो वो खुद को रोक ना सकी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साहिल के सिर पर हाथ फेरती रही, जैसे हर पल उसे आखिरी बार छू रही हो। बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होगा। शायद मेरी जिंदगी अब यही थम कर रह गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने पिता को उस जादूगर की कैद से जरूर आजाद कराओगे। ये सुनते ही साहिल के शरीर में एक झटका सा लगा। वो घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मेरा कोई पिता भी है? मेरे पिता कहाँ, मां? आपने आज तक मुझे उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? नरगिस ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आई। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती थी, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें वो सच्चाई जाननी ही होगी। तुम्हें मुझे आजाद कराना है और अपने पिता को भी आजाद कराना है। वो एक जादूगर की कैद में है। मेरे प्यारे बेटे, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो हमसे जुदा हो रहे थे तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी थी। और फिर नरगिस ने कांपते हाथों से वो पर्ची निकाली और साहिल की हथेली पर रख दी। साहिल ने दिए की रोशनी में उस पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था, जहां सूरज जमीन को नहीं देखता और पानी दीवारों से बातें करता है, 4 पत्थर खड़े हैं, बीच में अंधेरा सांस लेता है। मेरे प्यारे बेटे, मैं वही हूं। पर्ची पढ़ते ही साहिल कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अपनी हथेली से आंखें पोंछी और मां की तरफ देखा। आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन था। मां, आप परेशान मत होइए, बस कुछ ही दिनों की बात है। आपने जिंदगी भर बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब नहीं। मैं अब अपने पिता को आजाद करा के रहूंगा और आपको भी इस कैदखाने से आजाद कराऊंगा। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, मां, सबसे पहले मुझे सिम्बा को आजाद कराना होगा। उस धोखेबाज राहिब ने सिम्बा को जंगल की एक गुफा में कैद कर रखा है। पहले सिम्बा आजाद होगा, फिर मैं उसी की मदद से अपने पिता तक पहुंचूंगा। नरगिस साहिल की बातें सुनकर रो पड़ी। उसे अपने बेटे के अंदर वही हिम्मत नजर आ रही थी जो कभी उसे अपने पति अरहान के अंदर दिखती थी। नरगिस ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर उसे दुआएं देते हुए विदा किया और बोली कि बेटा, तुम्हारे माँ बाप, सिम्बा, टॉमी, सबकी उम्मीदें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं। बेटा, तुम हिम्मत न हारना, आगे बढ़ना और हम सबको आजाद कराना। अगले दिन राहिब के पास उसका वही जिगरी दोस्त आया। उसने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में उससे कहा, देखो, ये लड़का अब बड़ा हो गया है। ये मामूली बच्चा नहीं है, ये शाही खानदान का वारिस है। अगर राजा को जरा भी भनक लग गई कि तुमने उसके नाती को यहां कैद करके रखा है तो तुम्हारी गर्दन नहीं बचेगी। बेहतर यही होगा कि इसे तुम मुझे दे दो। मैं इसे किसी सौदागर के हाथों बेच दूंगा। राहिब ने एक पल सोचा, फिर बिना ज्यादा सवाल किए बोला, ठीक है, इसे ले जाओ। अगले ही दिन साहिल को सौदागर के हवाले कर दिया गया। इधर तहखाने में नरगिस की चीखें गूंजती रही। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटे के लिए दया की भीख मांगती रही, लेकिन राहिब का दिल जरा भी नहीं पसीजा। वो सौदागर साहिल को रस्सियों में बांधकर
अपने साथ घसीटा हुआ ले जा रहा था। जाते जाते साहिल ने एक बार पलटकर अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, मगर आवाज में एक ताकत थी। मां, मैं जरूर लौटूंगा। आपका बेटा जिंदा है। मैं पिता को भी आजाद कराऊंगा, और सिम्बा को भी, और आपको भी इस धोखेबाज राहिब के हाथों से आजाद करा के ले जाऊंगा। सौदागर साहिल को लेकर मिस्र देश पहुंचा और वहां की राजकुमारी के हाथों उसे बेच दिया। साहिल बहुत खूबसूरत था और राजकुमारी की हर वक्त सेवा करता था, लेकिन वो हमेशा उदास रहता। उसकी आंखों में हर वक्त आंसू भरे रहते। एक दिन राजकुमारी ने उससे पूछ लिया, ऐ साहिल, आखिर तुम हर वक्त इतने परेशान परेशान से क्यों रहते हो? फिर साहिल ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। अपनी मां की कैद, अपने पिता की जादूगर की कैद और सिम्बा के बंद होने की बात। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन याद रखना, हर चीज का एक सही वक्त होता है। दिन इसी तरह गुजरते रहे। साहिल उस मिस्र की राजकुमारी की दिन रात सेवा करता। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि आज मैं जंगल शिकार के लिए जाऊंगी। वो अपने घोड़े पर सवार हुई और साहिल को भी अपने साथ चलने को कहा। साहिल बहुत ताकतवर था। कोई भी बड़े से बड़ा पहलवान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तीरंदाजी और तलवारबाजी में वो ऐसा माहिर था कि मैदान में बड़े बड़े तीरंदाज उसके सामने हथियार डाल देते। जंगल में राजकुमारी तेजी से आगे निकल गई। उसे एक हिरन दिखाई दिया। वो उसके पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। अचानक वो जंगल के एक घने हिस्से में फंस गई। तभी चारों तरफ से भेड़िए निकल आए। वो बस राजकुमारी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी साहिल बिजली की तरह सामने आ गया। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और फिर ऐसी फुर्ती के साथ तलवार से उन भेड़ियों पर हमला किया कि वो भेड़िए जख्मी होकर दूर जा गिरे। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। उसने साहिल से कहा कि तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। साहिल बोला, ए राजकुमारी, मुझे बस आप आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी मां, अपने पिता और सिम्बा को जाकर बचा सकूं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है साहिल, आज से तुम आजाद हो। और फिर उसने साहिल को 3 चीजें दी। पहला, अपना एक कीमती सफेद घोड़ा, और कहा कि ये घोड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा। दूसरा, उस राजकुमारी ने अपनी एक खास तलवार दी और कहा कि ऐ साहिल, ये मेरी सबसे कीमती तलवार है। तुम्हारे हाथों में ये और ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। फिर वो राजकुमारी साहिल को लेकर अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक अंगूठी निकाल कर बोली, ऐ साहिल, ये अंगूठी तुम अपने पास रखना। अगर कभी किसी जादूगर ने तुम पर जादू करने की कोशिश की और तुमने इस अंगूठी को पत्थर से रगड़ दिया तो कोई जादू तुम पर असर नहीं करेगा। ये तीनों चीजें लेकर साहिल वापस उसी राहिब के इलाके की तरफ चल दिया। वही इलाका जहां पिछले 20 साल से उसकी मां को कैद रखा गया था। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वो वहां पहुंचा तो उसने तय किया कि सबसे पहले वो सिम्बा को आजाद करेगा। वही सिम्बा बाघ जिसे उसके पिता अरहान ने बचपन से पाला था और जिसे अब उस राहिब ने धोखे से एक गुफा में कैद कर रखा था। रात के अंधेरे में साहिल अकेला था। ना कोई सेना, ना कोई दोस्त। वो छुपते छुपाते झाड़ियों से गुजरा। कभी दीवारों के साए में रुका, कभी किसी की आहट सुनकर सांस रोककर जमीन से चिपक गया। कई बार उसे लगा कि अब कोई आकर पकड़ लेगा, लेकिन किस्मत ने हर बार उसका साथ दिया। आखिर वो उस जगह पहुंचा जहां सिम्बा बाघ को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। वो जंगल के अंदर एक गुफा थी जिसके अंदर सिम्बा और टॉमी कैद थे। बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। साहिल ने पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर हटाया। जब वो अंदर गया तो देखा कि सिम्बा खामोश बैठा था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने साहिल को देखा, वो गुर्राने लगा और साहिल समझ गया कि सिम्बा ने उसे पहचान लिया है। साहिल दौड़कर
सिम्बा से लिपट गया। सिम्बा के गले में भारी भारी जंजीरें पड़ी थी। साहिल ने राजकुमारी की दी हुई उस मजबूत तलवार से जंजीरों को तोड़ा और सिम्बा को आजाद करा लिया। लेकिन उसी वक्त साहिल की नजर उस गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर गुफा के अंदर इसी कोने में बैठा बैठा भूख से तड़प तड़प कर मर गया हो। साहिल ने रोते हुए सिम्बा से पूछा, सिम्बा, क्या ये हड्डियां टॉमी की है? क्या वो मर चुका है? सिम्बा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो साहिल की बातों को सच बता रहा हो। साहिल रोने लगा, क्योंकि टॉमी उसकी मां का सबसे प्यारा जानवर था। लेकिन आज वो उस राहिब की वजह से इस गुफा के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। साहिल ने सिम्बा के माथे पर अपना हाथ रखा, जैसे बरसों की जुदाई खत्म हो गई हो, और फिर धीमी आवाज में बोला, मेरे प्यारे सिम्बा, तुम्हें सब याद है ना? मेरे पिता अरहान ने तुम्हें पाला था। आज वही अरहान एक जादूगर की कैद में है और मेरी मां उस राहिब के जुल्म सह रही है। उसी राहिब ने तुम्हें धोखे से यहां कैद किया। अब हम दोनों मिलकर उन सबको आजाद कराएंगे। सिम्बा ने हल्की सी दहाड़ भरी, जैसे हर मुश्किल के लिए वो अब तैयार हो। सिम्बा को अपने साथ पाकर साहिल के अंदर एक नई ताकत जाग उठी थी। अब उसे लगने लगा था कि वो अकेला नहीं है। इसके बाद साहिल ने अपने पिता अरहान को बचाने के लिए कदम बढ़ाया। जादूगर तक पहुंचना आसान नहीं था। वो हर वक्त अपने जादू से अरहान को कैद रखता था। साहिल उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा, जिसका रास्ता राजकुमारी ने पहले ही उसे बता दिया था। कई दिनों तक वो चलता रहा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां से एक नदी गुजरती थी। नदी के दूसरे किनारे उसे 4 काले पत्थर दिखाई दिए। उसने पर्ची निकाली। उस पर लिखा था, जहां सूरज जमीन को नहीं देखता और पानी दीवारों से बातें करता है, 4 पत्थर खड़े हैं और बीच में अंधेरा सांस लेता है। साहिल बोला, सिम्बा, यही वो जगह है जहां मेरे पिता को उस जादूगर ने कैद कर रखा है। दोनों नदी पार करके उन काले पत्थरों के बीच पहुंचे। वहां एक गुफा सी बनी हुई थी। अंदर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। साहिल सिम्बा के साथ गुफा के अंदर गया। सामने जादूगर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। उसने साहिल को देखते ही अपने जादू से उसे जकड़ना शुरू कर दिया। साहिल हवा में उठने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसका शरीर टूटने लगा। उसी वक्त उसे राजकुमारी के जरिए दी गई वही अंगूठी याद आई। उसने जल्दी से अंगूठी को पत्थर से रगड़ा। अचानक उस जादूगर का जादू टूटने लगा। सिम्बा दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और जादूगर पर भयानक हमला कर दिया। उसने अपने दांत जादूगर की गर्दन में गड़ा दिए और उसे जान से मार दिया। जादूगर जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। उसकी लाल आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे मौत भी उसे यकीन ना दिला पा रही हो कि उसका अंत आ चुका है। गुफा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पानी की बूंदों के टपकने की आवाजें और सिम्बा बाघ की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। साहिल ने कांपते हाथों से मशाल उठाई। अब उसका दिल किसी और डर से धड़क रहा था। वो गुफा के अंदर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी नजरें दीवारों पर जमी पुरानी लकीरों, जमीन पर पड़ी टूटी जंजीरों और सूखे खून के धब्बों पर जा रही थी। ये जगह किसी इंसान की नहीं, किसी कैद की एक कहानी सुना रही थी। वो एक एक कोना देखने लगा। पिताजी, आप कहां हो? मैं आपका बेटा साहिल। मैं आ गया हूं पिताजी। उसकी आवाज गुफा में गूंजकर वापस लौट आती। कोई जवाब नहीं आता। एक पल को उसके दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा, कहीं देर तो नहीं हो गई। कहीं उस जादूगर ने उसके पिता को जिंदा ही इस गुफा में तो दफन नहीं कर दिया। वो आगे बढ़ता रहा। सिम्बा भी साथ साथ गुर्राता हुआ चल रहा था, जैसे उसे भी किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। अचानक साहिल को एक धीमी आवाज सुनाई दी, पानी, मुझे पानी दे दो।
आवाज एक बड़े पत्थर की दरार से आ रही थी। साहिल ने ध्यान से देखा। अंदर एक छोटी सी गुफा बनी थी, जिसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अंदर से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। साहिल की उम्मीद जाग गई। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया। अंदर एक बहुत बूढ़ा और कमजोर इंसान पड़ा था। हाथ पैरों पर झुर्रियां थी। शरीर बिल्कुल टूट चुका था। साहिल दौड़कर उससे लिपट गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता अरहान था। साहिल ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया। अरहान को थोड़ा होश आया तो उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? आंखों में आंसू भरकर साहिल बोला, पिताजी, मैं आपका बेटा साहिल हूं। मेरी मां राजकुमारी नरगिस ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने जादूगर को खत्म कर दिया है। ये सुनते ही अरहान सन्न रह गया। वो पहले तो थोड़ा सा पीछे हटा और साहिल को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर साहिल के हाथ पर बंधी उस पट्टी पर पड़ी, जिसे वो कभी राजकुमारी नरगिस को देकर आया था। उसका शरीर कांपने लगा। अगले ही पल वो टूट गया और साहिल को गले लगाकर रोने लगा। पिता बेटा गुफा के अंधेरे में एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। सिम्बा भी अपने मालिक अरहान से मिलकर बहुत खुश था। वो बार बार उनके पैरों पर अपनी जुबान फेरता। गुफा में उनकी सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। साहिल बार बार कह रहा था, पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। मां आपका इंतजार कर रही है। अरहान अपने बेटे के चेहरे को छू छू कर देख रहा था, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। 18 साल गुजर चुके थे इस कैद में। आज उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। फिर वे दोनों पिता बेटा उस गुफा से बाहर निकले। साहिल ने कहा, पिताजी, अब हमें मां को बचाना है उस जालिम राहिब के हाथों से। इसके बाद साहिल ने अपने पिता अरहान को सारी हकीकत बता दी कि हम लोग कैसे उस जालिम राहिब के घर पहुंचे, कैसे उसने हमारी मां को सताया और कैसे आज भी मेरी मां उसकी कैद में है। ये सुनते ही अरहान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी प्यारी पत्नी, आखिर उसने कितने जुल्म सहे हैं, कितनी परेशानियां झेली है। वो तो एक महल की राजकुमारी थी, जिसके आगे पीछे नौकर दौड़ा करते थे। आज उस पर मेरी वजह से कितने जुल्म हो रहे हैं। और फिर उसने अपने बेटे साहिल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद बचे हो। मेरे शरीर में तो अब जान नहीं बची कि मैं किसी से लड़ सकूं, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी मां को जरूर आजाद कराओगे। और फिर अरहान ने सिम्बा से कहा, सिम्बा, तुम साहिल का साथ देना, राजकुमारी नरगिस को आजाद कराना। दोनों पिता बेटा और सिम्बा जंगल में चलते जा रहे थे। उनका रास्ता उसी कुटिया की तरफ था, जहां नरगिस आखिरी सांसों के सहारे किसी इंतजार में जिंदगी गुजार रही थी। जंगल की खामोशी उनके साथ चल रही थी। बस कहीं कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। कुटिया के पास पहुंचते ही अरहान रुक गया। साहिल ने बताया, पिताजी, यही वो कुटिया है जिसके अंदर हमारी मां को पिछले 18 साल से कैद रखा गया है। 18 साल से वो जुल्म सह रही है। आज भी उस राहिब की कैद में है। वही दीवारें, वही सन्नाटा, वही जगह जिसके अंदर बरसों से नरगिस की पूरी दुनिया सिमट गई थी। साहिल अपने पिता को लेकर कुटिया के अंदर गया। उस वक्त वो राहिब किसी काम से बाहर गया हुआ था। साहिल ने वो चाबी निकाली जो राहिब एक पत्थर के नीचे छुपाकर रखता था, और फिर उसने तहखाने का दरवाजा खोला। पिता बेटा नीचे उतरे। सिम्बा बाहर ही पहरा देता रहा। जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुला, अंदर बैठी राजकुमारी नरगिस को कुछ परछाइयां हिलती नजर आई। जब उसने अपने सामने अरहान को खड़ा देखा तो एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे ये कोई सपना हो। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस लड़खड़ाते हुए दौड़ी और अरहान से लिपट गई। साहिल वही खड़ा था। पहली बार उसने अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखा था। उस पल में तीनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। काफी देर बाद अचानक तहखाने के बाहर से एक आवाज गूंजी,
जैसे सिम्बा ने किसी पर हमला कर दिया हो। एक तेज चीख पूरे घर में फैल गई। वे तीनों जल्दी से बाहर आए तो देखा कि सिम्बा ने उस राहिब पर हमला करके उसे खत्म कर दिया था। अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला सिम्बा ने उसी वक्त उससे ले लिया था। हर तरफ खामोशी छा गई और फिर चारों उस राहिब के घर से बाहर निकले और शहर की तरफ चल पड़े। शाम का अंधेरा छा चुका था। एक गांव के अंदर पहुंचकर उन चारों ने एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो सामने 3 बेबस, परेशान हाल इंसान खड़े थे। अरहान ने उस बूढ़ी औरत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि दादी जान, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबतें झेल कर आए हैं। आप हमें एक रात के लिए अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दें। बूढ़ी औरत ने जब उनकी बेबसी देखी तो उन्हें एक रात के लिए अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी। उस बूढ़ी औरत का घर बहुत छोटा था, लेकिन उसकी छत के नीचे एक अजीब सी अपनापन था। मिट्टी की दीवारें थी, एक कोने में दिया जल रहा था और चूल्हे पर सादा सा खाना पक रहा था। राजकुमारी नरगिस, अरहान और साहिल पहली बार चैन से एक साथ बैठे थे। सिम्बा भी उनके साथ उस बूढ़ी औरत के घर में एक कोने में आकर बैठ गया। वो बूढ़ी औरत पहले तो सिम्बा बाघ को देखकर काफी डर गई थी, लेकिन जब साहिल ने उसे भरोसा दिलाया तो वो खामोश हो गई। रात के वक्त उस बूढ़ी औरत ने सभी के सामने खाना रखा। इतने दिनों के बाद रोटी का निवाला उन सबके गले से उतरा था। बूढ़ी औरत चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें बार बार नरगिस के चेहरे पर जाकर ठहर जाती, जैसे वो किसी भूले हुए चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, बेटी, तुम लोग कौन हो और इतनी रात जंगल से यहां कैसे पहुंचे? साहिल ने अरहान की तरफ देखा। अरहान ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर दोनों ने एक एक करके सब कुछ बता दिया। वो जंगल, गुफा, वो जालिम राहिब, कैद, देश के राजा का राजकुमारी नरगिस के लिए मगरमच्छों का आदेश और वो रातें जब जिंदा रहना भी एक जुर्म लगता था। नरगिस बेचारी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, बस बीच बीच में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते। उस बूढ़ी औरत का चेहरा सुनते सुनते बदलता चला गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। जैसे ही नरगिस ने अपने पिता राजा का जिक्र किया तो बूढ़ी औरत ने खाने की थाली जमीन पर रख दी। उसकी आंखें भर आई। या मेरे मौला, उसके मुंह से बस यही निकला। उसने नरगिस का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और बहुत देर तक देखती रही। फिर दर्द भरी आवाज में बोली, बेटी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारे पिता की खास सेविका हूं। महल में तुम्हें गोद में उठाकर मैंने खिलाया है। यह सुनकर नरगिस की जैसे सांस रुक गई हो। हलीमा अम्मा, उसकी आवाज कांप गई। वो बूढ़ी औरत रो पड़ी। हां, मेरी प्यारी बेटी, वही हलीमा जो उस दिन भी रो रही थी जब तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर ले जाया जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पिता, वे रोज तुम्हारी याद में रोते हैं। जब से तुम्हारी मौत की खबर आई थी, उनका दिल चैन से नहीं बैठा। कुछ दिन पहले उन्होंने एक सपना देखा था। अब वही सपना उन्हें बार बार नजर आता है। कुछ सफेद कपड़ों वाला आदमी सपने में आकर उनसे कहता है कि ए राजा, तुम्हारी छोटी बेटी राजकुमारी नरगिस आज भी जिंदा है। वो एक दिन तुम्हारे पास वापस लौटेगी। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है कि हमारे न्याय प्रिय राजा को आज उनकी वो बेटी मिल जाएगी जिसके लिए वे पिछले 18 साल से तड़प रहे हैं। राजकुमारी नरगिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन दादी जान, उन्होंने तो मुझे मगरमच्छों के आगे डालने का आदेश दे दिया था। हलीमा ने सिर झुकाकर कहा, हां मेरी प्यारी बेटी, आदेश दिया था। लेकिन बाद में उन्हें जब खबर मिली कि तुमने जंगल में किसी से शादी कर ली थी और तुम्हारे पेट में उसी का बच्चा था, तो एक शादीशुदा औरत पर इतना जुल्म, इस बात ने तुम्हारे पिता को अंदर से तोड़ दिया।
वो हमेशा दरबार में तुम्हारा जिक्र करते हुए कहते, मैं राजा तो बन गया, लेकिन एक अच्छा बाप न बन सका। ये सुनते ही राजकुमारी नरगिस फूट फूट कर रो पड़ी। साहिल की आंखें भी भीग गई। अरहान ने बस चुपचाप अपनी उंगलियां भींच ली। हलीमा ने नरगिस को सीने से लगाया। बेटी, तुम्हारे पिता आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम जिंदा हो और मेरे घर में हो, तो वो दौड़कर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे। बेटी, तुम उनके पास चलो, वे तुम्हारे लिए बहुत रोते हैं। सुबह होने से पहले अंधेरे ही में हलीमा दादी उठ बैठीं। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार राजकुमारी नरगिस का चेहरा उसके सामने आ जाता। वैसा ही मासूम, वैसा ही परेशान हाल चेहरा। उसने चुपचाप अपनी एक पुरानी पोटली उठाई और फिर महल की तरफ चल पड़ी। आज उसके कदम बहुत भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुराना जख्म जाग रहा हो। जब वो महल के दरवाजे के सामने पहुंची, तो सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। हलीमा अम्मा, एक सिपाही बोला। वो बस सिर हिलाकर अंदर चली गई। दरबार अभी लगा नहीं था। महल के गलियारे खामोश थे। हलीमा सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां राजा अक्सर अकेला बैठा रहता था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से एक थकी हुई आवाज आई, आ जाओ। कमरे में दाखिल होते ही हलीमा की आंखें भर आई। राजा जमीन पर बैठा था। सामने बिखरे हुए पुराने नक्शे, कुछ अधूरे खत और एक कोने में रखा राजकुमारी नरगिस का बचपन का कंगन। राजा अपने हाथ में नरगिस की एक पुरानी तस्वीर लिए बैठा था। वो उसे देख देख कर रो रहा था। सलामत रहे हुजूर, हलीमा ने कांपती आवाज में कहा। राजा ने सिर उठाया। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हलीमा, राजा बस इतना ही कह पाया। कुछ पल पूरे कमरे में खामोशी छा गई। फिर हलीमा आगे बढ़ी और बोली, हुजूर, आज मैं आपको वो खबर देने आई हूं जो शायद आपको झकझोर कर रखते। जिस बेटी नरगिस की याद में आप आज तक तड़पते हो, जिसकी तस्वीर देख देख आप रोते हो, शायद आज आपका वो गम खत्म होने वाला है। राजा का शरीर कांपने लगा। ए हलीमा, आखिर तुम ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हो? मुझे मेरी बेटी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। तो हलीमा ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जहां पनाह, आपकी बेटी नरगिस वापस आ चुकी है। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। राजकुमारी नरगिस, हुजूर, वो जिंदा है। थकी हुई, जख्मी लेकिन जिंदा। उसके साथ अरहान है और एक बेटा भी है। एक पल को ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें हिल गई हों। राजा उठने की कोशिश में लड़खड़ा गया। क्या कहा तुमने हलीमा? उनकी आवाज टूट गई। राजा के मुंह से बेआवाज सिसकियां निकलने लगी। वो जमीन पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में दबा लिया। मैंने अपनी ही बेटी को मरवा दिया था। मैं कितना जालिम बाप हूं। हलीमा की बात सुनते ही राजा की दुनिया जैसे एक पल में बदल गई हो। वो जमीन पर बैठे बैठे ही रोने लगा। बहुत देर तक उसके हाथ पैर कांपते रहे। कमरे में बस सिसकियों की आवाज थी। एक ऐसा राजा जिसके आदेश से पूरा देश कांपता था, आज अपनी ही यादों के बोझ में टूट चुका था। तभी राजा की पत्नी रानी वहां पहुंची और राजा ने उन्हें बताया कि हमारी बेटी नरगिस वापस आ चुकी है और वो इस वक्त हलीमा के घर में है। ये सुनकर रानी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भी राजा के गले लगकर रोने लगी। राजा अपनी रानी के साथ हलीमा दादी के घर पहुंचे। साथ में कुछ सैनिक थे, मगर राजा ने उन सैनिकों को बाहर ही रुकने का इशारा किया। वो घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, सादा सा दरवाजा। राजा आगे बढ़ा, हाथ उठाया, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले रुक गया। दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे अंदर जाने से पहले खुद को संभाल रहा हो। फिर उसने हल्की आवाज में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने साहिल खड़ा था। अचानक राजा और सैनिकों को देखकर साहिल घबरा गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से लौट आया हो। वही जुल्म,
वही परेशानियां, और शायद ये सैनिक उसकी मां को फिर से पकड़ने आए हैं। दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये लोग उसकी मां को मारने तो नहीं आए, कहीं वही मगरमच्छों वाला आदेश दोबारा तो नहीं दिया जाएगा। वो कुछ पल बोल ना सका, बस पीछे हट गया। राजा धीरे धीरे उस कच्चे घर के अंदर आया। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थी। एक छोटा सा घर, सादगी और हर कोने में छुपा एक दर्द। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। जमीन पर राजकुमारी नरगिस लेटी थी, कमजोर, थकी हुई, आंखें बंद। एक पल के लिए राजा की दुनिया 18 साल पीछे चली गई। वही प्यारी सी नरगिस जो हंसते हुए उसकी गोद में आ बैठती थी, जो डर लगने पर सबसे पहले अपने पिता को पुकारती थी। आज वही बेटी जुल्म सहकर इस बूढ़ी औरत के घर में जमीन पर पड़ी थी। राजा के कदम लड़खड़ा गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। रानी भी आगे बढ़ी, बेटी को देखते ही वही बैठ गई। उसका सब्र टूट गया। दोनों की हालत देख हलीमा दादी की भी आंखें भर आई। नरगिस की पलकों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली, सामने अपने पिता राजा को देखा तो उसका दिल कांप उठा। पुराना डर जाग गया। वो घबरा गई, उठने की कोशिश की, जैसे कोई सजा आने वाली हो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में घबराहट थी। लेकिन राजा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी राजकुमारी नरगिस को जोर से सीने से लगा लिया। कुछ नहीं कहा, बस पकड़े रखा। रानी भी बेटी से लिपट गई। मां, पिता और बेटी तीनों एक दूसरे से चिपककर रोते रहे। उस छोटे से घर में बस सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ देर बाद नरगिस ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, ये मेरा बेटा साहिल है। राजा ने साहिल की तरफ देखा। नाती से मिलकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसे अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा, जैसे बरसों की जुदाई एक पल में सिमट आई हो। साहिल पहली बार अपने नाना के गले मिल रहा था। राजा ने फिर अरहान को भी गले से लगाया। सिम्बा भी पास खड़ा सब देख रहा था। नरगिस ने सिम्बा के बारे में भी राजा को बताया। राजा ने उसे भी प्यार से देखा। फिर सब लोग महल की तरफ चल दिए। रास्ते में हलीमा दादी ने राजा को 18 साल पुरानी महल में होने वाली उन सारी साजिशों के बारे में बताया कि कैसे बड़ी बेटी राजकुमारी महविश और राजकुमार आर्यन ने राजा के कान भरे थे, कैसे छोटी बेटी राजकुमारी नरगिस को उस वक्त गुनहगार बना दिया गया था और बिना किसी जुर्म के उसे मगरमच्छों के आगे डालने का आदेश दे दिया गया था। राजा खामोशी से ये सब सुनता रहा। हर बात उसके दिल पर एक बोझ बनती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था कि उसकी अपनी ही बड़ी बेटी और राजकुमार आर्यन ने साजिश करके पिता को उसकी सबसे प्यारी बेटी से 18 साल तक अलग रखा। महल पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि महविश और आर्यन को दरबार में लाया जाए। राजा की आवाज में गुस्सा था। उसने गरजते हुए उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि ये तुम्हारी अपनी बहन है। तुमने राज के लालच में अपनी बहन को ही इतनी बड़ी सजा दे डाली और मुझे उसके खिलाफ कर दिया। और फिर उसी वक्त राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों को अंधेरे कैदखाने में डाल दिया जाए। वक्त गुजरता चला गया। राजकुमारी नरगिस अरहान के साथ और अपने बेटे साहिल के साथ उस महल में खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगी। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारी नरगिस और अरहान को सौंप दिया। नरगिस ने राज संभाल लिया। उसने पूरे देश में न्याय का नियम बनाया। बाजारों के अंदर हर चीज का दाम तय किया। किसी गरीब पर जुल्म ना हो, किसी परेशान हाल को सताया ना जाए। उसके लिए राजकुमारी ने अलग से जासूस रखे कि पूरे देश में फैलकर इस चीज का पता लगाया जाए, हर परेशान हाल को उसका हक दिलाया जाए। अब राजा अपना ज्यादातर वक्त साहिल और सिम्बा के साथ बिताने लगा। जो बचपन साहिल से छीन लिया गया था, वो अब उसे फिर से अपने नाना राजा के साथ वापस मिल गया था। महल में फिर से रौनक थी, हर तरफ खुशियां थी।
राजकुमारी नरगिस अक्सर अरहान के साथ महल की छत पर खड़ी होकर रात में आसमान के तारे देखती और अपने पुराने दिनों को याद करती। कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते तो कभी वो अरहान से लिपटकर अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाती। अरहान अब हर वक्त उसके साथ रहता, हर मुमकिन कोशिश करता कि राजकुमारी नरगिस किसी तरह अपने ऊपर हुए जुल्म को भूल जाए और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। मगर पुराने दिन नरगिस को आज भी डरा देते थे। कभी कभी वो नींद में घबराकर अचानक उठ बैठती और लंबी लंबी सांसें लेने लगती। उसकी आंखों के सामने आज भी वही अंधेरी कोठरी घूमने लगती, जहां उसे उस जालिम राहिब ने 18 साल तक कैद रखा था।